चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और इस पर आज हम बात करेंगे। बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के वो नेता जिस पर वाकई ही बात करनी चाहिए, उनकी जीवनी को अगर खंगालना चाहिए, ज़मीनी स्तर से हम उनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं। उनकी जीवन स्मरण किस तरीके से थी, किस तरीके से उनकी अहम भूमिका थी, किस तरीके से उन्होंने ज़मीन पर रह कर किस तरीके से राजनीति किया था, उस तरीके की हम पूरी खबरें, हर एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं बस्तर नाव के माध्यम से। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप देख रहे हैं बस्तर नाव। अगर बस्तर नाव को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोचक खबरें, रोचक कहानियाँ, उन कहानियों को हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं जिन कहानियों के बारे में आपने विस्तार पूर्वक अब तक जानकारी नहीं ले पाई है। जी हाँ, ऐसे में आज हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी। यूँ कहें कि सीपीआई की अगर बात की जाए तो कामरेड स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी का जिक्र लगातार सीपीआई करती आई है। एक ऐसे नेता है जिस नेता का जिक्र वाकई होनी चाहिए। आज के दिन मैं उन नेता का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। और बस्तर टाइगर जिनको उपाधि दी गई है, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, बताया ये भी जाता है कि जानकारी के अनुसार उनके भी गुरु रहे हैं। उनकी सानिध्य में रह के महेंद्र कर्मा ने भी लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया है। ऐसे में वो कहाँ के रहने वाले थे, किस तरीके से उनकी भूमिका थी, किन विषयों को लेकर वो बात करते थे, किस तरीके से अपनी बात रखते थे, लोगों के बीच में तालमेल कैसा थी, वाकई किन विषयों को लेकर उन्होंने बस्तर में काम किया है, जिसको लेकर आज उनको याद किया जाता है। स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी, जी हाँ, कामरेड थे वो। कामरेड के तौर पे सीपीआई की जो बुलंद आवाज़ करते थे, बुलंद एक अभी व्यक्ति थे। यही वजह है कि आज उनके गृहग्राम में काफ़ी जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो स्नेहजन हैं, उनके जो परिवार के ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो लोग हैं, उनके पारिवारिक के जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग, उनके रिश्तेदार, पॉलिटिशियंस, तमाम लोग उनके प्रति जो स्नेह रखते हैं, वो लोग आज उनके गृहग्राम पहुँचे हैं। बस्तर नाव की टीम भी आज उनकी गृहग्राम गंगालूर पहुंची है। उनकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे उन्होंने किस तरीके से भूमिका उन्होंने अदा की थी, राजनीति में उन्होंने किस तरीके से अपना हाथ को आजमाया था, क्या वजह है कि आज के दिन उनको याद करते हैं लोग। मेरे खास रिपोर्ट में बस्तर नाव के आप देखिएगा कि किस तरीके से उनका जीवन था, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उन्होंने अनेक जो काम है उन्होंने किया था। देखिए बस्तर नाव की एक खास रिपोर्ट उनके गृहग्राम बीजापुर से लगे गंगालूर से। आज ऐसे शख्स के बारे में हम बात करेंगे। हम बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई ही बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। उन नेताओं की बात करते हैं जिन नेताओं ने वाकई बस्तर में जिस तरीके से आदिवासियों के हित के लिए लगातार जो लड़ाई है उन्होंने लड़ा है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, क्या उनकी जीवन थी, किस तरीके से जीवन स्मरण था, उनकी जीवनी हम डालेंगे। उस पर विशेष डालने से पहले नमस्कार, मैं विहान दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव देख रहे हैं। बस्तर नाव में इस वक्त मैं ऐसे इलाके में मौजूद हूँ, अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र है, बीजापुर जिले से ठीक लगा हुआ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे गंगालूर पहुँचता लगता है। हम गंगालूर में मौजूद हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे दाहिने और आपको ये तमाम जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी जो कतारें यहाँ पे लगी हुई है। इस गाड़ी को आप देख सकते हैं, जो इसका काफिला है, इसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ या कुछ ना कुछ विशेष तौर पे कार्यक्रम तो हो रहा होगा। विस्तार पूर्वक मैं पूरी जानकारी आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। आज उस व्यक्ति का पुण्यतिथि है जिसने बस्तर के लिए अपना जीवन दान कर दिया। यूँ कहें स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी, जिसने सीपीआई की नींव उन्होंने बस्तर में रखा था। उस वक्त उन्होंने रखा था जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था। उस दरमियान जिस तरीके की राजनीति होती थी, वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायक आज भी बनती है। ऐसे ही प्रेरणादायक तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, उनके 25वें पुण्यतिथि उनके गृहग्राम गंगालूर में बनाया जा रहा है, जिसमें कई जो बुद्धिजीवी हैं, सीपीआई के जो कामरेड लोग हैं, जो नेताएं हैं, तमाम जो लोग हैं बस्तर संभाग के, वो यहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। कॉमरेड स्वर्गीय जो लक्ष्मण झाड़ी है, उनकी जो विचारधारा थी, किस विचारधारा पे वो लड़ाई लड़ते थे, किसके हित के लिए लड़ाई लड़ते थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम लोगों को या जिनकी मौजूदगी दर्ज हुई है उनको जो संबोधन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे बायने और देखेंगे, ये कतारें आपको नज़र आ रहा होगा, ये तमाम जो लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वही लोग हैं जो स्वर्गीय जो लक्ष्मण झाड़ी हैं उनके नक्शे और कदम पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके नक्शे कदम उनको फॉलो करते हैं। मेरे पीछे
आप कुछ दूरी पे देख रहे होंगे सीपीआई बागपा मामोद सीपीआई नज़र आ रहा होगा। सीपीआई के जो झंडे हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और मेरे पीछे और देखिएगा आप, नज़र आ रहा होगा जो स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी है उनका यहाँ पे जो वो है पुण्यतिथि बनाया जा रहा है। 25वां पुण्यतिथि है, ताकि हर साल की बात यहाँ पे पुण्यतिथि बनाई जाती है उनके गृहग्राम में। और तमाम जो लोग हैं जो उनसे इंस्पायर होते हैं वो तमाम लोगों की यहाँ पे मौजूदगी हर वर्ष दर्ज होती है। उनकी विस्तारपूर्वक उनकी जीवनी में हम जो पहलू है वो डालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो बस्तर से तो तमाम जो लोग आए हैं उनसे जो इंस्पायर होके सीपीआई के लिए काम करते हैं उनसे हम जानने, समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं किरंदुल बेलाडीला से आया हूँ। अच्छा, बेलाडीला से आए हैं। एनएमडीसी में कार्यरत था, अभी रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान में आप रिटायर भी हुए हैं। स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी जी की आज 25वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में उनकी जीवन में हम जीवन में कुछ जो यादें हैं स्मरण हम वो करना चाहेंगे। किस तरीके से उनका जीवन था, क्या किन के लिए वो विचारधारा जो लड़ाई है वो लड़ा करते थे, क्या थी उनकी जीवन, आप किस तरीके से और कितना बारीक से उनको आप समझते हैं और जानते हैं? जहाँ तक लक्ष्मण झाड़ी जी का सवाल है, वो यूँ कहना चाहिए कि बस्तर संभाग के इस आदिवासी क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, या ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीष्म पितामह थे। उन्होंने इस क्षेत्र में यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, किसानों के लिए और तेंदुपत्ता आंदोलन खड़ा किया और यहाँ का जीवन स्तर उठाने के लिए आदिवासियों के बीच में काफ़ी संघर्ष किया। मैं उस हिसाब से उनको मैं अच्छे जानता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताया जा रहा है, जब मैं यहाँ पे आया था उस दरमियान मैं आप लोगों के वक्तव्यों को बहुत बारीक से सुनने की कोशिश कर रहा था। बस्तर में सीपीआई की नींव उन्होंने ही रखा था, कह सकते हैं? बस्तर में जो संघर्ष की जो नींव रखी थी उन्होंने ही रखी थी। और महेंद्र कर्मा के गुरु थे वो। अच्छा, महेंद्र कर्मा के गुरु थे वो। और कब की बात है, कौन सी दशक की बात होगी? अब मैं दशक की बात नहीं, जब ये लोग पढ़ते थे। अच्छा, जब इन लोग की छात्र राजनीति हुआ करती। काफ़ी जूनियर हूँ उन लोग से, लेकिन हम लोग जो हमारे पुराने जो लीडर्स हैं उनसे हम सुनते हैं कि जब जगदलपुर में जब ये लोग हॉस्टल्स में रह के पढ़ते थे, वहाँ राजनीति करते थे और वो राजनीति को पूरे बस्तर के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में फैलाव करते थे। क्या विचारधारा थे, किसके लिए लड़ाई लड़ते थे, क्या विषय रहती थी वो, किन किन मुद्दों को लेकर वो जो है जनता के मुद्दे, स्कूल, शिक्षा, पानी और ये सबको लेकर लड़ते थे। जो मूलभूत सुविधा है उनको लेकर लड़ते थे और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए हमेशा इस क्षेत्र की जनता के साथ संघर्ष करते रहते थे। आप उनको आदर्श मानते हैं? आदर्श मानते हैं हम, क्या सभी लोग मानते हैं। बस्तर के मेरे ख्याल से सभी लोग उनको आदर्श के रूप में मानते हैं। तब का बस्तर सर और अब का बस्तर कितना परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हो गया। अब राजनीति की अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं राजनीति? तो आज के बस्तर में जो राजनीति है, जो संघर्ष करता उनके साथ लोग नहीं है। वजह क्या मानते हैं? वजह क्या है, जो राजनीतिक जागरूकता लोगों के अंदर जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पे वर्षों से लड़ रहे हैं, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जनता क्यों नहीं आ रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है आजकल, पूंजीवादी पार्टियां हैं, उनके साथ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मैं समझ रहा हूँ मैं सर। और भी लोग हैं जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, सीपीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। कमलेश झाड़ी जो बीजापुर के हैं, सीपीआई से नेतृत्व भी करते लगातार आए हैं, जिला सचिव हैं, उनसे भी जानने, समझने और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या लगता है, मैंने पिछले साल भी जब मैं यहाँ पे आया था उस दरमियान में मैंने बहुत बारीक से आपसे सवाल किए थे, आज भी मैं पूछना चाहूँगा जिस तरीके से विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते थे, क्योंकि स्वर्गीय जो लक्ष्मण झाड़ी हैं उनके जो विचार हैं उसको लेकर जन जन तक पहुँचने की आप लगातार कोशिश भी करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जिनका युवा भविष्य घड़ने से पहले ही बिगड़ता हुआ जा रहा है? बिल्कुल सही सवाल किया भरत दुर्गम जी आपने। आज कॉमरेड लक्ष्मण झाड़ी का 25वां पुण्यतिथि है। ये हमारे लिए, हम सब के लिए और आला बस्तर के लिए कॉमरेड लक्ष्मण झाड़ी का चले जाना बहुत बड़ा क्षति है। हम खासकर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्षति है। मैं बस्तर के आवाम को, बस्तर के नौजवान को, छात्रों को, किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ आज पुण्यतिथि स्थल से, उनके मठ से, कि देखिए बस्तर हमारे हाथ से निकल रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था इस बस्तर के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब इलाका है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, पूंजीवादी व्यवस्था हावी है। हमारे लोग गर्त में जा रहे हैं, दिनों दिन पलायन हो रहे हैं। वजह क्या मानते हैं? वजह सरकारें हैं। सरकारें सिर्फ मोटो तैयार करती है,
और सरकारें आदिवासियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, लॉलीपॉप फेंकती है, और हमारे आदिवासी भाई उस चुनावी लॉलीपॉप को समझ नहीं पाते। सरकारें बनती हैं, आप देखें विगत जो 5 साल सरकारें थी कांग्रेस की, 5 साल यहाँ के आदिवासी धरना पे बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। आज फिर भाजपा की सरकार आई, फिर लोग लड़ ही रहे हैं, कर्मचारी हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, सब लड़ ही रहे हैं। आपने कर्मचारी की बात छेड़ी दी है तो मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था बीजापुर में। एक आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा है वो तेजी से उठता हुआ नजर आ रहा था। बेहद संवेदनशील क्षेत्र के वो लोग थे शिक्षा दूत। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दरमियान शिक्षा दूत की नियुक्तियाँ हुई थी, स्थानीय स्तर पर उनको नियुक्तियाँ किया गया था। 2019 में उनकी नियुक्तियाँ हुई थी, परंतु आज पर्यंत जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है स्थानीय स्तर पर उनको प्राथमिकता नहीं मिलती जिस तरीके से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी मंत्री नेता है, वो यही कहते हैं कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा, बस्तर के आदिवासियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अधिकांश जो वैकेंसियां निकल रही हैं, अभी शिक्षक सहायक की जो नियुक्तियां हुई थी, मैंने अभी 1-2 लड़कों से मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि मैं मुंगेली से आया हूँ भैया। तो स्थानीय स्तर को प्राथमिकता नहीं मिल रही, जिसको लेकर शिक्षा दूतों ने भी आउटसोर्सिंग के खिलाफ लगातार अभी यहाँ पे एक रैली भी की थी। तो क्या लगता है आपको, सरकारें बदल रही है लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? देखिए भरत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल कहा। मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहूँगा, सिर्फ सरकार के चेहरे चेंज हो रहे हैं, सरकारें चेंज हो रही हैं, मोटो वही है, पॉलिसी सेम है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस सेम पॉलिसी है। यहाँ के लोगों को कैसे नौकरी देंगे? वो तो नौकरी को तो बेच खाते हैं वो लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से। इस चीज़ को यहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को समझना पड़ेगा। हम माथा पटक के, सिर पटक के बोलते हैं लोगों को, पर समझते नहीं। उनके बिचौलिया और उनके लॉलीपॉप में फंस जाते हैं ये लोग। संघर्ष करने की ज़रूरत है। यहाँ ये एक अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ छोटे चपरासी से लेकर सेकंड क्लास और क्या कहना चाहिए चतुर्थ वर्ग तृतीय वर्ग तक हमारा हक है इस नौकरियों में। यहाँ तक कि सारी चीज़ों में हमारा हक है, लेकिन समझते नहीं है। देख सकते हैं, समझते नहीं है। संघर्ष करने की आवश्यकता है, जिस तरीके से जो कमलेश झाड़ी जी हैं वो कह रहे हैं। ऐसे में वाकई मेरे साथ और भी लोग हैं, वरिष्ठ जो सर हैं वो भी मौजूद है। इन्होंने भी काफ़ी जो इनका जो वक्तव्य मैं वो सुन रहा था, इनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज इनकी पुण्यतिथि है, उनको ये आदर्श मानते हैं, यही वजह है कि इन लोगों की मौजूदगी यहाँ पे दर्ज होती है। सर, कितना बारीक से आप स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी को जानते थे, किस तरीके से उनका जीवन संघर्षशील रहा, क्या लगता है उनके विचारधारों में जो युवा हैं वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? सीपीआई इसको किस तरीके से एजेंडा बना के काम कर रही है, वाकई में काम कर रही है जिस तरीके से वो कहती है? देखिए, लक्ष्मण झाड़ी जी हमारे लोकप्रिय लीडर थे उस वक्त के, और उनके संघर्ष में ही ये जो लाल झंडे आज दिख रहे हैं पूरे बस्तर संभाग में दिख रहा है। और हमारे जितने भी हर ब्लॉक में हमारा प्रयास रहता है कि नौजवानों को आगे आओ, आपके हक और अधिकार को आपको लड़के लेना है। तो कुछ जगह पे कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं। ये प्रयास है हमारी कि आगे ऐसा हमारा मतलब रणनीति रहेगी। बहुत उनको देर में भले ही समझ में आए, लेकिन एक दिन आएगा, हमारा लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। सर, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैंने अपने इंटरव्यू में जितने भी मैं रिपोर्ट तैयार करता हूँ उस वक्त ये जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बारीक से देखा हूँ, बस्तर में मैं भी जन्मा हूँ। तमाम जो पहलू है हम उसको देखते हुए नज़र आते हैं। उस वक्त की जब राजनीति, जब स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी जी हुआ करते थे, तब वो जिन मुद्दों को लेकर काम किया करते थे, वाकई उन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बस्तर में जो आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जाती है, मैंने अभी से पहले भी कहा कि आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है। आउटसोर्सिंग इसलिए बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि स्थानीय स्तर के जो लोग हैं पिछड़ते जा रहे हैं, बाहरी जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों का भविष्य बढ़ना चाहिए वो बिगड़ रहा है, यूँ कहे पिछड़ रहा है स्थानीय स्तर पर। तो कैसे देखते हैं सर आप इसको, तब की और राजनीति और अब की राजनीति, तब की व्यवस्थाएं और अब की व्यवस्थाएं? अब इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें शिक्षा की व्यवस्था सबसे ज़्यादा कमजोरी है, जिसके वजह से आउटसोर्सिंग जो बाहर से आते हैं वो इनसे ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं। इनको शिक्षा में कमजोरी है, उसके साथ साथ बस्तर वालों को अगर शिक्षा भी लेते हैं उनको बायकॉट किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ के लोग लड़ना भी नहीं आता अपने अधिकारों में, जबकि यहाँ पैसा और सारे यहाँ कानून इनके ऊपर लागू होता है। वो वही उनका औजार है कि वे लड़े, अपना हक और अधिकार के लिए इस एरिया में क्या उनको दिला सकता है। सर, ये पेशा कानून की आपने बात की, पेशा कानून की नींव किसने रखा था सर? देखिए, पेशा कानून तो ये गवर्नमेंट ने ही और संशोधन करके पंचायत कानून के अंतर्गत आता है जी। वो लागू करना है, लागू हो गया, परंतु उसका अभी इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? गवर्नमेंट अपने कब्जे में पूरा अधिकार रखा है। तो यहाँ ग्राम सभा को वो सब निर्णय लेना चाहिए, नौकरी से लेकर। जब भी आप बताएं, चतुर्थ और तृतीय कर्मचारियों को लेने का भी उस संविधान
के कानून में है, प्रावधान है कि वो नौकरी छोटा जो लेवल के हैं वो नौकरी या पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे ले सकते थे, लेकिन वो जागरूकता लोगों में नहीं है। अगर वो जागरूकता जिस दिन आएगी ये भी अधिकार ले लेंगे नौजवान। मेरा आखिरी सवाल सर, जिनको आप आदर्श मानते हैं उनकी 25वीं पुण्यतिथि में आप यहाँ पहुँचे हैं। तमाम वो युवा बस्तर के जो CPI से जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग, तमाम वो महिला, बुजुर्ग, जितने सिद्धांतिक विचारधारा वो लड़ाई लड़ते हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, तो लक्ष्मण जाड़ी, जो स्वर्गीय लक्ष्मण जाड़ी जी हैं, उनके मोटो और उनके विचार को लोगों तक पहुँचाने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि इस विचार को, वास्तविक लड़ाई है, सच्चाई है, लोग हमसे जुड़े और हम उनके साथ में हैं। जनता अगर हमारे साथ रहेगी, एक दिन उनका भी अधिकार और शासन की जो भी जितनी एकड़ी है वो भी कमज़ोर हो जाएगी अगर जनता हमारे साथ आएगी तो। देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, वो बने हुए थे। स्पष्ट और साफ तौर पर ये कहना है, तब की राजनीति, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। तब निस्वार्थ राजनीति हुआ करती थी, अब स्वार्थ की राजनीति में परिवर्तन होते हुए जा रहा है। जिस तरीके से वरिष्ठ लोगों से हमने बातचीत की, 25वां पुण्यतिथि है स्वर्गीय लक्ष्मण झाड़ी जी का। मैं हर वर्ष यहाँ पे आता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, उनके विचारधाराओं को सुनता हूँ, समझता हूँ और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी रिपोर्ट अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तमाम ऐसे पहलू और ग्राउंड जीरो से मैं हर एक खबर आप तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।